अस्सलाम वालेकुम। जनाब हकायक अली साहब, जनाब मौलाना वहीदुद्दीन हैदर जाफरी साहब किबला, जनाब तकी आगा साहब किबला, जनाब डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब किबला, जनाब मिर्जा रियाजुद्दीन हसन अफंडी साहब, जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, हमारे GHMC के कलीग जनाब सम्राट अशोक साहब, हैदराबाद सिटी पुलिस के हमारे कलीग ऑफिसर्स श्रीमती शिखा गोयल, चौहान साहब, हमारे सभी जॉइंट कमिश्नर्स, ईस्ट जोन रमेश रेड्डी साहब, चक्रवर्ती टास्क फोर्स के इंचार्ज DCP साउथ जोन, ट्रैफिक के सभी ऑफिसर्स और सभी इनवाइटीज़, ख़वातीनो हज़रात, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतने छोटे से नोटिस पर आप लोग यहां आकर हमारे डिपार्टमेंट की हौसला अफजाई की है। दोस्तों, हैदराबाद शहर हिंदुस्तान का एक नगीना है। इसका कंपैरिजन किसी शहर से करना हैदराबाद की बेइज्जती करना है। हैदराबाद आज से ही नहीं, जब से ये जगह आबाद हुआ, कुछ खासियत है इस शहर की कि जो मुसाफिर भी यहां आते हैं वो यहीं के हो जाते हैं और यहां से फिर वो वापस कहीं नहीं जाना चाहते हैं। मैं भी उनमें से एक हूं। इसीलिए जब इंसानियत जज्बातों की चर्चा होती है और जब इस तरह के मौके पे हम लोग हर साल जमा होते हैं तो ये जज्बात हम लोग को जोड़ता है और इस जोड़ने के जज्बात में इतनी ताकत है कि रास्ते में आए हुए जो भी रुकावटें कभी आती हैं उसको ये ताकत से हम लोग हटा सकते हैं। मैं करबला को इस नजरिए से देखता हूं। दोस्तों, पिछले साल जहां तक मुझे याद है, हिंदुस्तान में शायद कहीं जुलूस नहीं निकला था, लेकिन हैदराबाद में निकला था। ये आपकी मोहब्बत और आपके रहबरों की ताकत, हम लोग मिलकर ये काम किए थे। इसलिए आप गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को, अपने लीडर्स को इसका मिलजुल का शुक्रिया अदा करें। इसके साथ आने वाले मुहर्रम के मौके पर जब आज हम लोग यहां सलार जंग के इस ऑडिटोरियम में जमा हुए हैं तो मैं तमाम पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जनाब तुराब अली खान, जिन्हें सलार जंग की टाइटल से नवाजा गया था, उनको सलाम करता हूं, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टरशिप में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स बहुत बेहतरीन हुई थी और वो अपने समय से आगे का मसला था। हिंदुस्तान में उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स बहुत जगह नहीं हो रहे थे, लेकिन यहां उस समय हो रहा था। इसलिए आज जब हम लोग हर साल यहां जमा होते हैं तो मैं बहुत वाजिब समझा कि उनको आज याद किया जाए और हैदराबाद शहर के तरफ से शुक्रिया अदा किया जाए उनको। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग, जब भी मैं उनके बगल में बैठता हूं तो कुछ सीखता हूं। गम इस बात का रहता है कि बहुत कम मौका मिलता है मुझे बगल में बैठने का। आज भी उन्होंने मुझे 3-4 वर्ड्स के मीनिंग और कुछ अल्फाज बताए जिसको मैंने नोट किया।
स्कूल में एक हमारे टीचर हुआ करते थे, साइंस का एक सब्जेक्ट था जिससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिसिटी का भी सब्जेक्ट था। तो वो एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया जो मुझे आज उसका हकीकत महसूस हुआ कि जब कभी भी आप किसी बड़े वाटर टैंक के बगल में रहोगे और उसका पाइप कनेक्शन किसी छोटे वाटर टैंक में रहेगा तो पानी ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो हमारे बुजुर्ग वही वाटर टैंक में मानता हूं सबको। आज मैं जब करबला का जिक्र होता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है, तो ये केवल हर साल करबला को याद करने का समय मैं नहीं समझता हूं। मुझे तो लगता है कि हर साल करबला से एक नई चीज निकलती है जिसका आज की तारीख में रेलेवेंस पहले से ज्यादा है। केवल उस समय की इंसिडेंट्स को, घटनाओं को याद करना या मातम करना वो एक चीज है। उससे बड़ी चीज है कि आप उसको आज अपने अंदर और अपने आजू बाजू में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक बुजुर्ग ने मुझे बताया था कि करबला में बहुत लोग मरे, बहुत तकलीफ के बाद, बहुत दर्द के बाद। पानी की कमी बहुत बड़ी चीज होती है। शायद आप और हम उसकी अहमियत यहां नहीं देते हैं। मुझे होटल में बहुत खराब लगता है कि बहुत लोग एक बोतल पानी खरीदते हैं और एक घूंट पीकर छोड़ देते हैं। शायद उनको पानी की अहमियत नहीं मालूम है कि आज भी दुनिया में ऐसे बहुत जगह हैं जहां एक बूंद पानी के लिए भी लोग तरसते हैं। हमारे एक बुजुर्ग ने बताया था, हजरत जैनुल आबदीन के बारे में। अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो माफ करिएगा। मैं बहुत कम लोग बचे थे करबला के बाद, जैनुल आबदीन उसमें से एक थे, और लगभग 20 साल वो रहे उसके बाद बहुत गम में। और जब भी उनके पास पानी का ग्लास लाया जाता था पीने के लिए तो उनके आंख से आंसू निकलते थे। 20 साल तक यह सिलसिला जारी रहा। जब भी वो पानी पीते थे, जिंदगी के लिए पानी पीना तो जरूरी है, उन्हें याद आता था करबला का वो वाकया जब एक एक बूंद के लिए, पानी के लिए लोग तड़प रहे थे। ये जज्बात है मुहर्रम का, ये जज्बात है करबला का। ये चीज हम लोग को अपने अंदर रखना चाहिए। अरबईन में शायद 20 मिलियन, 2 करोड़ लोग आते हैं। आप सोच सकते हैं उसका अंदाजा? ऐसा कोई जगह इस धरती पर जहां 2 करोड़ लोग आए, सोचिए। और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते तो मुझे लगता है कि उसका बंदोबस्त कैसा होता होगा। वहां के जो भी इंचार्ज रहते होंगे ट्रैफिक के, बंदोबस्त के, कितनी बड़ी चैलेंज है उनके लिए ये। तो ये सब चीज इसलिए भी जरूरी है। आप में से बहुत लोग लकी हैं जो कि वहां गए होंगे, देखे हैं क्या होता है। मैं तो हर चीज को एक ऑब्जर्वर, एक ऐसा इंसान जो उससे बहुत स्ट्रेंथ, बहुत ताकत लेता है, वो पाता हूं अपने आप को। हम लोग आज के वक्त में हमारी प्रेजेंस, हमारी हैसियत बहुत छोटी है। जो लोग कहते हैं न तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, न तो आज इमाम हुसैन के जैसे कोई लोग हैं, न तो कोई हजरत अब्बास के जैसे लोग हैं। बहुत छोटे लोग हैं हम लोग। लेकिन हम लोग भी हर दिन करबला को देखते हैं।
करबला का वाकया मतलब ये नहीं कि 100 साल, 400 साल पहले, 1400 साल पहले ये वाकया हुआ, नहीं। आज भी जहां भी जंग हो रहा है जस्टिस और इनजस्टिस के बीच में, तो वहां करबला है। आज भी हर इंसान के अंदर करबला है। शायद ही कोई इंसान है जो कि अपने आप को ऐसा मानता है कि उसके अंदर केवल अच्छी फीलिंग्स ही आती हैं। नहीं, हो ही नहीं सकता है। इंसान है तो उसके अंदर कमी होगी। अगर इंसान अच्छा है, उसके अंदर कुछ बुराई भी होगी। अच्छे और बुरे इंसान में फर्क यही है कि अच्छे इंसान में अच्छाइयों का परसेंटेज ज्यादा है, बुराइयों का परसेंटेज कम है। जो कुछ लोग शरारती हो जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उनमें अच्छाई का परसेंटेज कम होता है, बुराई का परसेंटेज ज्यादा होता है। इसलिए हर दिन हमारे अंदर करबला है। अभी हमारे डिपार्टमेंट में एक सिलसिला है, हर दिन सुबह 8 बजे से 9 बजे हम लोग टेली कॉन्फ्रेंस पे सभी लोग बात करते हैं एक दूसरे से, सभी हमारे सीनियर ऑफिसर्स। आज एक वाकया सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। एज ए पुलिस ऑफिसर तो मेरा काम ही है क्राइम के बारे में जानना और चर्चा करना, लेकिन कल एक चेन स्नैचिंग हुआ। सेंट्रल जोन के ऑफिसर शायद यहां नहीं आ जाए हैं। चेन स्नैचिंग, एक खवातीन जा रही थी और उनका गोल्ड चेन बाइक पर आकर 3 लोगों ने छीन लिया। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहां बहुत टेक्नोलॉजी से है, कैमराज हैं। करीब 8 से 10 घंटे लगे उस केस को डिटेक्ट करने में और तीनों लोग पकड़े गए। बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, ये तीनों 17 साल के बच्चे हैं। 17 साल के बच्चे हैं और चेन स्नैचिंग कर रहे हैं, काला पत्थर के रहने वाले। उसमें से एक गांजा पीता है। ये मैं समझता हूं ये केवल क्राइम और पनिशमेंट का मसला नहीं है। वो कोई बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल, कोई गैंग नहीं है वो। अगर 17 साल के बच्चे के अंदर ये ख्याल आ रहा है कि वो चेन स्नैच कर ले, तो ये क्राइम से ज्यादा बड़ी चीज है। ये हम सबके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। क्या हम सिखा रहे हैं उनको, क्या तरबियत दे रहे हैं बच्चों को? अगर हम लीडर हैं, रहबर हैं, तो हम क्या उनको बता रहे हैं कि जिसमें 17 साल का बच्चा, जिसको कानून के लैंग्वेज में माइनर कहा जाता है, और वो चेन स्नैचिंग कर रहा है। हमारे लिए तो ये बहुत दुख की बात है। और मैं इस मौके पे सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इस पर थोड़ा वक्त दें। करबला का एक मकसद मैं ये भी समझता हूं कि आपके अंदर, कुछ लोग हमसे पूछे 2 साल पहले का वीडियो देखकर, मातम खूनी मातम का प्रोसेशन ओल्ड सीसी से निकल रहा था, उसका वीडियो बहुत लोग सोशल मीडिया पे जाता है, यहां से भी लोग गया वीडियो, सब लोग देखे। बहुत लोग जो वाकिफ नहीं है बहुत चीज से, हमसे पूछे, अरे यार तुम वहां के कमिश्नर हो, ये क्या हो रहा है वहां, देखो ये कैसा लग रहा है, वहां लोग अपने आप को फ्लैजलेट कर रहे हैं, खून निकल रहा है, क्या ये क्या है? उनको मैं 2 चीज बताया कि जैसा मैं समझता हूं, फिर मैं माफी चाहूंगा अगर हमसे कुछ गलती हो तो माफ करिएगा। मैंने उनको समझाया कि दर्द और तड़प यही एक ऐसी चीज है जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने केवल इंसानों को दी है। जानवरों में दर्द और तड़प है, लेकिन अपने लिए है। दूसरे के दर्द को देख के उन्हें वो दर्द नहीं है, लेकिन इंसान में होता है वो। और इसीलिए अगर हम करबला को याद करते हैं तो केवल उस समय के वाकयों को लेकर अपने अंदर दर्द और तड़प दिखाते हैं, वही नहीं है। आज भी ऐसा बहुत चीज है जिसमें कि हमारे अंदर दर्द और तड़प को जिंदा रखना है, इसके लिए करबला है।
अभी पिछले 1.5 साल से कोरोना का वेव आ रहा है, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, पता नहीं थर्ड वेव आता है या नहीं आता है। आप लोग को याद होगा फर्स्ट वेव के बाद लॉकडाउन हुआ, गरीबों को डिपार्टमेंट के तरफ से, जीएचएमसी, यहां सम्राट अशोक हैं, हम लोग सब मिलकर गरीबों को खाना दे रहे थे। बहुत ऐसे भी एनजीओज थे या बहुत फिलैंथ्रोपिस्ट लोग थे जो खाना दिए, लेकिन उसके बाद भी बहुत लोग भूखे रहे। तो अगर वो एक इंसान जिस पर आपकी निगाह गई और आपको पता है कि वो भूखा है, एक रोटी के लिए तरस रहा है, क्या आपके अंदर वो तड़प और दर्द जागा? अगर वो तड़प और दर्द जागा तो आपके अंदर करबला आज भी जिंदा है। और अगर उस गरीब इंसान की भूख को देखकर आपके अंदर का दर्द नहीं जागा, तब आप कितना भी करबला मातम करें मुहर्रम का, हमारे हिसाब से वो बेकार है फिर। और इसीलिए मैं हैदराबाद के उन तमाम हजारों लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने, हमारे यहां सभी ऑफिसर मौजूद हैं, हर ऑफिसर ने इतने बेहतरीन काम किए उस समय। पुलिस स्टेशन लेवल पे जिनके पास भी जो भी पैसा है, अमीर लोग, मिडिल लेवल के लोग, लोअर मिडिल लेवल के लोग, 500 रुपए 200 रुपए लोग कंट्रीब्यूट किए कि गरीबों को खाना खिलाओ। 7 लाख से ज्यादा माइग्रेंट लेबरर हैदराबाद में थे और मुझे लगता है कि शायद ही कोई भूखा रहा। तो मैं इन सब को मानता हूं कि ये सब हुसैनी है, और इसलिए मैं कहता हूं कि हैदराबाद का कंपैरिजन कभी किसी शहर से मत करिए। आज भी देखिए बहुत जगह कोरोना ऊपर जा रहा है, बहुत तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जो भी रहे हैदराबाद अभी भी बेहतर है, बहुत बेहतर है दूसरे जगह से। दोस्तों, सोसाइटी में हमेशा हर जगह के, हर तरह के लोग रहते हैं, और यही इसकी खूबसूरती भी है और यही इसका चैलेंज भी है। अगर सभी इंसान बिल्कुल एक जैसे हो जाएं तो शायद, मुझे नहीं लगता है कि अल्लाह सुब्हानो व तआला दुनिया इसलिए बनाई है कि बिल्कुल सब आइडेंटिकल हो जाएं। फैक्ट्री प्रोडक्ट मारुति का, एक मारुति 800 कार, सब एक जैसे हो जाएं, हो ही नहीं सकता है। सब में फर्क रहेगा ही, यही दुनिया की कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमारे यहां भी ऐसे जरूर बहुत लोग रहेंगे जो किसी चीज को एक दूसरे नजरिए से देखें, लेकिन हमारा ड्यूटी है, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग सब मिलकर उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें। पहले तो उनको पहचानें और कोशिश करें कि कैसे ये सुधार हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते सब कुछ है लेकिन खामोश रहते हैं। मेरी शिकायत उनसे ज्यादा है। जो समझते हैं, जो नहीं समझे और वो खामोश हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो समझ रहे हैं और वो खामोश हैं, वो बड़े गुनाहगार हैं। इसलिए जहां भी मौका मिले, आप अगर कहीं इनजस्टिस हो रहा है, आप जरूर उसके लिए आवाज उठाएं। ये जरूर आज के दिन इस चीज को मैं याद करता हूं, जब हजरत ने बताया कि जिक्र हुआ था कि हिंदुस्तान में इंसान रहते हैं, वहां हैवान। तो जब सोचिए कितनी बड़ी चीज है, हिंदुस्तान को इससे बड़ा मेडल और कुछ मिल सकता है क्या, कि उस समय लोग कहे कि यहां इंसान रहते हैं। तो उस इंसानियत को जब हम छोटे लेवल पे देखेंगे, कॉलोनी के लेवल पे, मोहल्ले के लेवल पे, तो आप अगर नजदीक जाइए तो आपको बहुत कुछ नजरिया दिखेगा। कुछ लोग जो खामोश हैं, तो उनके बारे में मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि रोशनी से हैं दामन बचाए। जो लोग खामोश रहते हैं उनके बारे में मैं कह रहा हूं, रोशनी से हैं दामन बचाए, कितने खुददार होते हैं ये साए, कितने खुददार होते हैं ये साए, किसी का राज किसी से कभी नहीं कहते। अगर कुछ जान भी गए तो खामोश हैं, ये गलत है। किसी का राज किसी से कभी नहीं कहते, ये एहतियात अंधेरों में पाए जाते हैं। तो हमारा अपील है यही
कि इन अंधेरों से लोग को बाहर लाना है, यही है करबला। इसका अगर कंपैरिजन मुझे करना रहेगा तो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर में, उपनिषद में भी ये लिखा हुआ है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, डार्कनेस से लाइट की तरफ। सबसे बड़ी कल्चरल एडवांसमेंट, सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस यही है कि हर डार्कनेस से हम लोग लाइट की तरफ जाएं। सबसे बड़ी चीज यही है। जब हमारे दोस्त ने दिल्ली से फोन किया यहां के रोड पर मातम देखकर, उनको मैंने एक बात और बताया था कि मकसद और मंजिल, ये दोनों की अहमियत को समझिए। बहुत लोग गलती करते हैं, मकसद को मंजिल समझ लेते हैं। अगर आपको मंजिल, आपको छत पर जाना है तो सीढ़ी आपका मकसद है, सीढ़ी ही आपका मंजिल नहीं है। मकसद को हमेशा अपने सामने रखें और मकसद पर पहुंचें, चाहे वो मजहब का मामला हो, दीन का मामला हो, डिपार्टमेंट का मामला हो, प्रेयर करने का मामला हो। माफ कीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई बिल्कुल 5 वक्त के नमाजी हैं, एक वक्त भी नहीं नमाज तोड़े पिछले 10 साल से, लेकिन इतने ज्यादा गुस्सैल, इतने ज्यादा गुस्सा, हर छोटा चीज पर खूंखार जानवर के ऐसा दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा है कि अगर कोई 2-4 नमाज मिस भी कर गए, लेकिन अगर उनके अंदर नमी है, थोड़ी पोलाइटनेस है, थोड़ी कर्टसी है, वो ज्यादा बेहतर इंसान है। तो इसलिए इन सब चीजों को याद करना ही करबला है, और इन सब चीजों को याद करके अमल लाना, अपने आप को उसमें ढालना, हमारे हिसाब से वही करबला है। दोस्तों, एक ऐसा चीज है जिसके बारे में अभी अखबारों में कुछ दिनों से आ रहा है, और खास करके अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़पेपर देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब जो बड़ी बड़ी अखबारें हैं, लंदन टाइम्स, एडिटोरियल उसमें लिखी जा रही है। ये ऐसा कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट है, इसमें बहुत लोग बात करने से घबराते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप लोग सब हमारे अपने हैं, हम लोग सब एक परिवार के हैं, इसीलिए मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है बात करने में। बस यही है कि अगर कुछ गलती जुबान से निकल जाए तो माफ कर दीजिए। अमेरिका अब अफगानिस्तान से निकल गया, अब क्या होगा अफगानिस्तान में, इसको लेके बड़ी बड़ी आर्टिकलें लिखी जा रही हैं। बहुत बड़ा मसला आ गया ये। और उसमें एक आर्टिकल लिखा हुआ था कि उसमें एक, शायद वो पर्शियन या अरबिक वर्ड है, बुत शिखन, ब्रेकर ऑफ द आइडल्स। ये अरबिक है या पर्शियन है? जो पर्शियन वर्ड है, बुत शिखन। मुझे लगा, मैं वो डिक्शनरी देखा तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये तो वर्ड बड़ा अच्छा है, इसके बारे में हम इस वर्ड को कैसे समझते हैं, मेरा नजरिया क्या है। मेरे मुताबिक दुनिया में जितने बड़े बड़े बुत हमारे अंदर हैं, उतने बड़े बुत बाहर नहीं हैं। हमारा ईगो सबसे बड़ा बुत है। हम किसी की तरक्की को देख के जलते हैं, वो बहुत बड़ा बुत है। हम गरीबों को देखकर या अपने से छोटों को देख के अपना बड़प्पन दिखाते हैं, वो बुत है। तो पहले उस बुत को खत्म कीजिए। अगर आप बुत शिखन है तो पहले उस बुत शिखन को खत्म करके उसका बात करिए। मेरे हिसाब से यह करबला है। दोस्तों, आज सोसाइटी बहुत तेजी से बदल रहा है। आज से 100 साल पहले जो बदलने का रफ्तार था वो बहुत धीमा था। अब हर 1 साल में नई नई चीज की इजाद हो रही है। अभी देखिए, इंटरनेट, सेल फोन, सब कुछ आ गया, उसका यूज, मिसयूज सब कुछ होते रहता है। ऐसे में आने वाली नस्ल को आपसे क्या मिलना चाहिए, और आने वाले नस्ल को आप एक सही डायरेक्शन कैसे दे रहे हैं, इससे बड़ी चैलेंज दुनिया में अभी कुछ नहीं है। इसके लिए
पहले तो अपने आप को बिल्कुल प्यूरिफाई करना है किसी भी तरह से। हर मजहब का सब्सटेंस यही है। एक ग्रीक फिलॉसफी में भी एक वर्ड यूज होता था, कैथारसिस, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, कि अपने आप को आप कैसे बेहतर से बेहतर इंसान बना रहे हैं, जिसमें कि आप एक दिन अपने आप को करीब समझें इंसान कामिल के। ये बहुत जरूरी है। बाकी सब चीज आता है, कभी सैलरी 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, कभी सैलरी 5,000 कम मिलेगा, ये सब चलता रहता है। हमने जख्मों की बात की है कि करबला में इमाम हुसैन के ऊपर कितना जख्म था, उसकी गिनती की गई है। उनके घोड़ों के ऊपर कितनी जख्म थी, उसकी गिनती की गई है। शायद ही कोई इंसान है जिसकी जिंदगी में जख्म नहीं मिले हैं। आज गरीब का जख्म और अमीर का जख्म, क्या दोनों के दर्द में फर्क है? मेरे मुताबिक से फर्क है इसमें। अमीर के जख्म का इलाज आसानी से होता है, गरीब के जख्म का इलाज आसानी से नहीं होता है। इसलिए आज हम लोग जब यहां जमा हुए हैं और हम लोग बात करते हैं कि मोहब्बत का, तो अगर 2 या 3 इंसान गरीब को भी हम लोग उसके जख्म को दूर करें, तो मुझे लगता है बच्चों को अगर ये सबक दें कि अपने से जो भी नीचे है उसको मदद करो, जिस तरीके से भी कर सकते हो, तो आज हम लोग का यह मीटिंग सक्सेसफुल होगा। जहां तक डिपार्टमेंट का सवाल है, मैं हजरत से बिल्कुल 100% सहमत हूं। हाथी सबसे आगे रहना चाहिए, लेकिन उसमें आपकी भी मदद की जरूरत है। यह जोर जबरदस्ती का मसला नहीं है कि कोई अगर आगे गया तो पुलिस को उसको पकड़ के लॉकअप में डाल दे। नहीं, यह समझ आपको खुद होनी चाहिए कि जब ये जुलूस में हाथी की अहमियत है, जब हाथी आगे रहना चाहिए तो आप खुद रखिए। हर चीज को पुलिस के ऊपर मत ढकेलिए। यह मातम का माहौल है, यह दर्द का माहौल है। उसमें पुलिस किसी को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाएगी, या क्या सही है क्या? बिल्कुल नहीं। पुलिस का जो काम है हर चीज को एक आसान बनाना। क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर दूसरा चीज हो गया। यहां पे हम लोग कोई क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर नहीं, में उसका नहीं समझ रहे हैं। हर चीज को आसान करना, तो इसमें आपकी भी जिम्मेवारी है। यही नहीं, बहुत जगह छोटी छोटी जहां पतली गलियां हैं वहां हाथी के नजदीक लोग आ जाते हैं, वो भी सही नहीं है। 2015 में एक बार गड़बड़ हुआ था और इस बार भी नया हाथी है। ठीक है, वो हाथी ठीक है, 1-2 जगह देखे हैं उसका परफॉर्मेंस, कोई गड़बड़ नहीं था, लेकिन फिर भी क्यों मौका दिया जाए? एहतियात बरतिए खुद। बाकी सब जो हमारे सिटी पुलिस के तरफ से हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, एक बार फिर मैं कहता हूं, पूरे सिटी के सभी 16,000 ऑफिसर्स के तरफ से मैं आपको कहता हूं कि आपके हर गम में हम लोग शरीक हैं। और मुहर्रम का जो ओकेजन रहता है हैदराबाद में, ये हमारे लिए एक सर्विस का मौका है और हमारे सभी ऑफिसर बिल्कुल उसी फीलिंग से आपके सर्विस में हमेशा हाजिर रहते हैं। अगर किसी से कभी कुछ गलती होती है, उसको माफ करिए, उसको सही रास्ते पे लाइए। कोई आदमी परफेक्ट नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट भी हो सकता है कुछ लोग गलती करें, इसीलिए आप हैं, हम हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, मिलकर उनको सही रास्ते पर लाएंगे। तो एक बार फिर हम अपने तमाम सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से, अपने पूरे सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर्स की तरफ से सबसे पहले अपने सभी बुजुर्गों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपके आने से सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी हौसला अफजाई होती है, और उसके बाद हमारे अंदर जो भी कैपेसिटी है उसको हम लोग और बढ़ाकर बेहतर करके पब्लिक सर्विस, आपके सर्विस के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।